हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित गौतम। आज हम बात करेंगे क्लास 9th के काव्य खंड का लास्ट चैप्टर, जिनका जो नाम है अरुण कमल साहब। 1954 में इनका जन्म हुआ और इनकी रचनाएं जो है वो बहुत बेहतरीन रचनाएं हैं। हमारे पाठ्यक्रम में अरुण कमल साहब की दो प्रमुख रचनाएं ली गई है, जहां उनके काव्य संग्रहों से इसको संकलित किया गया है। पहली रचना का नाम है नए इलाके में और उनकी दूसरी रचना है खुशबू रस्ते हैं हाथ। तो ये दोनों प्रमुख रचनाओं के बारे में हम आज अध्ययन करने वाले हैं। उससे पहले बात करते हैं अरुण कमल साहब के कुछ जीवन परिचय से संबंधित, कि अरुण कमल का जन्म बिहार के रोहतास जिले के नासरीगंज में 15 फरवरी 1954 को हुआ। 1954 में इनका जन्म हुआ। इन दिनों पटना विश्वविद्यालय जो बिहार के अंदर है, वहां प्राध्यापक यानी प्रोफेसर के पद पर है। प्रोफेसर के ये पद पर अभी इनको नियुक्ति मिली हुई है। इन्हें अपनी रचनाओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, जो लिटरेचर के लिए सबसे प्रमुख पुरस्कार होता है, उसके लिए भी इनको सम्मानित किया गया और भी कई पुरस्कारों से इनको सम्मानित किया। इन्होंने कविता लेखन के अलावा कई पुस्तकों और रचनाओं का अनुवाद भी किया है। कहने का मतलब, दूसरे रचनाकारों ने अपनी रचनाओं को जब लिखा, उन रचनाओं को अपनी भाषा में अनुदित करने का काम भी अरुण कमल साहब ने बहुत बखूबी अंदाज में किया है। अरुण कमल की कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कुछ रचनाएं इनकी है। अपनी केवल धार, सबूत, नए इलाके में, पुतली में संसार, ये इनका कविता संग्रह है। कविता और समय, ये इनकी आलोचनात्मक रचना है। इनके अलावा अरुण कमल ने मायकोव्स्की की आत्मकथा जंगल बुक, जो बच्चों का एक बहुत प्रसिद्ध नॉवेल हम कह सकते हैं, जो जंगल बुक सीरीज के नाम से भी चलता है, उसको हिंदी में किया। और हिंदी के बहुत सारे युवा कवि जो थे, उनकी रचनाओं को इन्होंने अंग्रेजी में भी अनुवादित किया है, जो एक अलग से नाम से जानी जाती है। उसका नाम है वॉइसेस। इस नाम से उनको जाना जाता है। अरुण कमल की कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविताएं जितनी आप बीती यानी खुद पर बीती हुई है, उतनी ही जग बीती भी है। तो इनकी जो भाषा है वो बहुत साधारण बोलचाल की भाषा है, जो आम नागरिक उनकी बोलचाल में काम में लेता है, इस प्रकार की भाषा उनकी रही। और साथ ही साथ नए नए उदाहरण, नए नए प्रतीक चिन्ह, नए नए बिंब उन्होंने अपनी कविताओं में डाले। खड़ी बोली हिंदी का उन्होंने प्रयोग किया और जितनी भी चीजें उन्होंने देखी सुनी, वो मनगढ़ंत नहीं है। कहीं ना कहीं उन्होंने अपने जीवन में इन सब चीजों को अनुभव किया है और शायद संसार के बाकी व्यक्ति भी इन तमाम चीजों का अनुभव कहीं ना कहीं किसी न किसी जिंदगी के पहलू पर करते रहते हैं। इनकी कविताओं में जीवन के विविध क्षेत्रों का चित्रण है। इस विविधता के कारण इनकी भाषा में भी विविधता के दर्शन पाए जाते हैं। क्योंकि इनकी भाषा शैली की बात करें तो इनकी भाषा शैली के अंदर ये तमाम चीजें हैं जो निश्चित तौर पर इनकी रचनाओं में हमें देखने और पढ़ने को मिलती रहती है। अरुण कमल की अगर आगे की बात करें तो इन्होंने बहुत बड़ी कुशलता के साथ, सहजता से जीवन प्रसंगों को कविता में रूपांतरित करने की कोशिश की है। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश है कि आज जो वर्तमान समय में एक व्यक्ति दूसरे के प्रति अत्याचार और अन्याय की दृष्टि से उसको देखता रहता है, एक दूसरे का शोषण करते रहते हैं, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहते हैं, ये तमाम चीजों के खिलाफ उनके मन में नफरत रही, आक्रोश रहा और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की वो परेशानी, वो बेचैनी, आकुलता मतलब परेशानी या बेचैनी, ये उनकी रचनाओं में और उनके भावों के अंदर साफ तौर पर देखी जा सकती है। प्रस्तुत पाठ में जो हमारी दोनों कविताएं हैं, हम दोनों कविताओं के सारांश को यहाँ देख पाएंगे कि इनका सारांश क्या कहता है। ये प्रत्येक पाठ के अंदर पाठ प्रवेश में दिया हुआ है। इस
को देखने के बाद निश्चित तौर पर हमें कविताओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी मिल जाती है कि इसका कंटेंट क्या है, ये कहना क्या चाह रही है। प्रस्तुत पाठ की पहली कविता, जिसका शीर्षक है नए इलाके में, एक ऐसे संसार में प्रवेश का निमंत्रण है जो शायद एक ही दिन में पुरानी पड़ गई हो। यह इस बात का बोध कराती है कि जीवन में कुछ भी चीज स्थायी नहीं रहती, सब चीज परिवर्तनशील है। बिकॉज प्रकृति परिवर्तनशील है। जब प्रकृति के अंदर समय में लगातार परिवर्तन होता रहता है और प्रकृति के साथ हमें अपना तालमेल बनाने की जरूरत है, तो उसी प्रकार हमारे जीवन में भी निश्चित तौर पर कुछ भी चीज स्थायी नहीं रहती, चीजों में परिवर्तन आता रहता है और हमें उस परिवर्तन के साथ साथ कहीं ना कहीं अपने आप को ढालने की जरूरत है। ये हमारी पहली कविता सिखाती है। इस पल पल बनती बिगड़ती दुनिया में स्मृतियों के भरोसे जीवन नहीं जिया जा सकता, कि अब हम केवल अपनी यादों के भरोसे, अपनी स्मृतियों के भरोसे जीवन नहीं जी सकते। इस पाठ की दूसरी कविता का नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है कि समाज में किस प्रकार की विसंगतियां हैं, किस प्रकार की बुराइयां हैं, और उन बुराइयों को, उन विसंगतियों को जाति, धर्म, क्षेत्र, वंश, परिवार, धर्म आदि के आधार पर किस प्रकार से जो अलग अलग करने की नीति बना रखी है, इसको हम किस प्रकार से दूर करें। लोगों के अंदर प्रेम, आपसी मेलजोल, आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, इस प्रकार की भावना हम कैसे उसके अंदर डाल सकते हैं, इसको इन्होंने दिखाने की कोशिश की कि हमें इन तमाम विसंगतियों को भूल करके सामाजिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए, समाज के परोपकार के लिए काम करना चाहिए। तभी जाकर के हमारा देश, हमारा राष्ट्र समाज की उन्नति के साथ साथ ही आगे बढ़ सकेगा। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है जो आज के समाज में हमें देखने को मिलती है। वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, उसे खुशहाल बना रहा है, और वही वर्ग, वही समाज का एक व्यक्ति अभावों में, गंदगी में अपने जीवन को बिताने को बहुत मजबूर है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले, लोगों को एक अच्छा जीवन देने वाले, खुशबू फैलाने वाले वही हाथ भयावह यानी भयंकर स्थितियों में अपने जीवन बिताने को बहुत मजबूर है। क्या विडंबना है, हमारे देश की क्या ऐसी मजबूरी है, हमारे समाज की ऐसी क्या मजबूरी है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे, जहां हम कचरा डालते हैं, वहां पर रहने को वो मजबूर है, बदबूदार इलाकों में अपना जीवन बिता रहे हैं और स्वस्थ समाज का निर्माण करने में अपना योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन ये हाथ, ये व्यक्ति, ये वर्ग कब तक उपेक्षित होते रहेंगे, कब तक उनको हीन भावना से देखा जाता रहेगा, कब तक ये अभावों में अपना जिंदगी व्यतीत करते रहेंगे। ये इन सब चीजों के बारे में उन्होंने इन दोनों कविताओं के अंदर अलग अलग तरीके से उन्होंने बयां करने की कोशिश की है। तो यहां पर जो हमारी पहली कविता है नए इलाके में, नए इलाके में, जो आजकल इंडस्ट्रियलाइजेशन का जमाना है, आजकल जो औद्योगिकरण की क्रांति आई हुई है, जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ कहीं ना कहीं लोगों की जिंदगियां परिवर्तित हो रही है, लोगों का रहन सहन परिवर्तित हो रहा है, क्योंकि लोग बढ़ते जा रहे हैं और हमारे देश के अंदर जो उसका क्षेत्रफल है वो बहुत कम है, क्योंकि वहां रहने के लिए शायद हमें नई नई मंजिलों को बनाना पड़ रहा है, नई नई इमारतें बनानी पड़ रही है। तो इस कविता के अंदर औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं के बारे में उल्लेख किया है।
दूसरी जो कविता है खुशबू, रचते हैं हाथ, इसमें निम्न वर्ग या अभावों में जिंदगी व्यतीत करने वाले मनुष्यों की जीवन शैली व शेष समाज के लोगों की उदासीनता के खिलाफ आक्रोश। कि बाकी समाज के व्यक्ति उन अभावों में जिंदगी बिताने वाले, निम्न वर्ग पर जिंदगी बिताने वाले मनुष्यों के बारे में क्या सोचते हैं, उनके प्रति उन्होंने कहीं न कहीं अपने शब्दों के माध्यम से, तीखे व्यंग्यों के माध्यम से उनको बताने का प्रयास किया है कि जब तक हम वर्ग संघर्ष भुलाकर समाज की उन्नति के लिए काम नहीं करेंगे, तब तक राष्ट्र उन्नति नहीं कर सकता, और राष्ट्र की उन्नति में ये चीज सबसे ज्यादा बाधक है। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को हम, जिसमें पहला चैप्टर है नए इलाके में। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान। लेखक अरुण कमल साहब अपने शहर से कुछ महीनों पहले किसी दूसरी जगह गए, और जब वो वापस अपने शहर, अपने घर की ओर लौट रहे हैं, और उस शहर में जब वो प्रवेश करते हैं तो घर जाने में उनको मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि कुछ ही महीनों के अंदर इस औद्योगिकरण की दुनिया में इतना ज्यादा परिवर्तन हो गया है, इतना चेंजेस हो गया है कि अरुण कमल साहब जो लेखक हैं वो अपने घर तक पहुंचने में उनको बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है। अपनी पूरी स्मृतियों का प्रयोग करते हुए वो याद करते हैं कि भाई यहाँ पर कोई थड़ी थी, यहाँ खाली प्लॉट था, इस प्लॉट से मुझे राइट हैंड साइड मुड़ना था या लेफ्ट साइड मुड़ना था, तीसरे चौथे मकान के बाद एक गली और आ रही है। इस प्रकार से हम भी कुछ हिंट्स बना के रखते हैं अपने माइंड में, हमें जब अपने परिचित रिश्तेदार के यहाँ जाना होता है। लेकिन जब वो वापस लौट रहे हैं तो उनकी तमाम स्मृतियां धोखा देने लगती है, और अपने ही घर के मकान तक पहुंचने में उनको मशक्कत करनी पड़ती है। उसी परेशानी को उन्होंने इस पाठ में बताने का प्रयास किया कि इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूं। यहाँ पर जो मैं है, ये लेखक ने खुद के लिए कहा है कि आज इस दुनिया में इतने मकान बन रहे हैं, इतना इमारतें नई नई खड़ी हो रही है कि अक्सर इस नए नए बसने वाले इलाकों के अंदर मैं अपने घर का रास्ता ही भूल जाता हूं। ये परेशानी एक आम जनता की है। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान, और लगता है कि जो यादों में हमने निशान बना रखे हैं अपने गंतव्य तक पहुंचने के, शायद वो भी उसको धोखा देने लगे हैं। खोजता हूं ताकता पीपल का पेड़, सबसे पहले उन्होंने एक निशान बताया कि मैं एक पीपल के पेड़ के बारे में जानता था कि यहाँ एक पीपल का पेड़ हुआ करता था, लेकिन जब उसके बारे में मैं देखता हूं, सोचता हूं,
तो पीपल का पेड़ मुझे आज नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस पीपल के पेड़ को भी काट करके उसकी जगह कुछ न कुछ बना दिया गया है। खोजता हूं डहा हुआ घर, उसी के पास में एक टूटा फूटा सा मकान, जो आधा गिरा हुआ आधा टूटा हुआ है, आधा बना हुआ है। जब उसके बारे में खोजता हूं तो वो भी मुझे नजर नहीं आ रहा। और जमीन का खाली टुकड़ा, और तीसरा निशान उन्होंने बताया कि एक खाली प्लॉट वहां पर था जहां से मुझे बाएं मुड़ना था, लेकिन उसकी जगह भी कोई ना कोई इमारत खड़ी हो चुकी है। कितना परिवर्तन हो गया है। मुड़ना था मुझे बाएं, और वहां से ही मुझे बाएं यानी लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ना था। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे का फाटक था, घर था 1 मंजिला। आगे 2 कदम चलने के बाद 2 मकान के बाद जब तीसरा मकान था, वहां लोहे का फाटक था, घर 1 मंजिला था। लेकिन उन्होंने भी इस औद्योगिकरण की दुनिया में अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए 1 मंजिल से 2, 3, 4 मंजिल तक पहुंच गए। और इस चक्कर में हर बार मैं चल देता हूं, कभी 1 घर पीछे, कभी 1 घर आगे, या 2 घर ठकमकाता हुआ। कितना कंफ्यूज हो रहा है वो। उनकी भावों को समझिए कि कभी तो मैं एक बार पीछे की तरफ रह जाता हूं कि शायद हो सकता है यही घर हो, या फिर 2 घर आगे चला जाता हूं ठकमकाता हुआ, मतलब असमंजस की स्थिति के अंदर, असमंजस की स्थिति में ढूंढता हुआ। यहां रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है, और अंत में निष्कर्ष पे निकलता है कि अब स्मृतियां ही नहीं रही। ऐसा लगता है कि प्रतिदिन कुछ न कुछ नया बनना और पुरानी चीजें घट जाना। ये लगता है यहां स्मृति का कोई भरोसा नहीं, कि जब प्रकृति के अंदर ही परिवर्तन है, कभी पतझड़, कभी वसंत, कभी शीत, कभी गर्मी, जब इस प्रकार से मौसम परिवर्तन होता है तो निश्चित तौर पर आज इस दुनिया में ये बिल्कुल संभव है कि यहां कुछ भी भरोसा नहीं बचा हुआ, और निश्चित तौर पर कुछ न कुछ परिवर्तन हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। आगे लगता है कि एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है ये दुनिया। ऐसा लग रहा है कि शायद जैसे एक ही दिन में एक नई दुनिया बन रही हो, एक नया संसार बन रहा हो, एक नया शहर बन रहा हो, जो कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले कुछ अलग था, आज कुछ नया दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे वसंत ऋतु को गया और पतझड़ में लौटा हूं, या जैसे बैसाख यानी बैसाख के महीने में गया हूं और भादों के महीने में लौटा हूं। कहने का मतलब इतने कम समय में इतना ज्यादा परिवर्तन यहां देखने को मिल रहा है कि निश्चित तौर पर अब इंसान को अपनी स्मृतियों के भरोसे जीवन नहीं जिया जा सकता। हमें भी प्रकृति के साथ साथ, परिवर्तन के साथ साथ अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करने की अब शायद जरूरी या वो जरूरत नजर आती है। अब अंत में क्या कहता है, अब तो मेरे पास एक ही उपाय है, एक ही तरीका है कि मैं हर दरवाजे पर जाऊं, हर घर पर जाकर दस्तक दूं, खटखटाऊं, और वहां के मकान मालिकों से पूछूं क्या ये वही घर है जिस घर मुझे जाना है। समय भी बहुत कम है, आ चला पानी, डहा आ रहा आकाश। ऐसा लग रहा है कि जैसे बारिश होने वाली हो। समय कम है, अब तो मैं दरवाजे पर भी नहीं जा सकता, कभी भी पानी का बूंदे बरस सकती है, बहुत भयंकर बारिश हो सकती है। परिस्थितियां देखो कि पहले तो सोचा कि कुछ स्मृतियों के सहारे पहुंचा जा सकता है, लेकिन वो भी फीकी पड़ गई। अब उनको लगा कि भाई मैं हर दरवाजे पर जाकर के दस्तक दूं, लेकिन पानी कभी भी आ सकता है। अब तो आखिर में उन्होंने कहा शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। अब तो अंत में एक ही बात उनको लगती है कि ऊपर से कोई मेरा परिचित व्यक्ति मुझे देख ले और मुझे बुला ले, हाँ भाई यही तुम्हारा घर है, तुम अंदर प्रवेश कर जाओ। तो कहने का मतलब आज की इस औद्योगिकरण की दुनिया में इतना परिवर्तन हो गया है कि इस परिवर्तन के अंदर हम अपनी चकाचौंध में सब कुछ भूलते जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज का ज़माना बिल्कुल अलग हो चुका है, नए नए इलाके बनते चले जा रहे हैं, और उन इलाकों में हम अपनी स्मृतियाँ, अपनी यादों के भरोसे अब जीवन नहीं जी सकते। आज के लिए इतना ही।
धन्यवाद।